साइंस के अंदर क्या है, हम जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा कंपटीशन के अंदर लगते हैं, उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अपन समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर है ना, देखा जाए तो वैसे 8th क्लास तक, 8th 9th और 10th इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगते हैं। चूंकि 8th क्लास के अंदर बेसिक टॉपिक से स्टार्ट होता है, लेकिन मामला मैं 9th से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 9th के अंदर है ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेस होती है। 10th के अंदर जितने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना, उतने ज़्यादा 9th के अंदर बनते हैं। और 9th के अंदर से है ना सबसे ज़्यादा है ना अपने पास में बायोलॉजी के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, जैसे ग्रेविटी से रिलेटेड फिजिक्स के अंदर हो गया, बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, अपने पास में प्लांट हो गया, प्लांट के बाद में अपने पास में जूलॉजी हो गया, उसके बाद में अपने पास में बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। इन सब के बारे में है ना बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर 9th क्लास के अंदर समझा रखा है। ठीक है, तो अपन है ना एक सीरीज साइंस की जो अपनी जो सीरीज है उसको शुरू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का जो आपका जो चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 9th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की। उसके अंदर आपके पास में अध्याय 1, अध्याय 1 का मतलब हो गया चैप्टर 1 हो गया। एक बात और है, ये किताब हिंदी के अंदर है, तो हिंदी मीडियम वालों को तो समझ में आनी ही आनी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना ये चीज़ है, कोई भी टॉपिक अगर जैसे हिंदी में लिखा हुआ होगा तो मैं उसको इंग्लिश में रिवील करने की कोशिश करूंगा। समझने की आप पूरी कोशिश करें। अपन को समझना टॉपिक को है, ना कि अपन को लैंग्वेज को समझना है। अपन को टॉपिक को समझना है, उसकी मीनिंग को समझना है, बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम में जब पेपर देने बैठते हो तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ आंसर टिक करने होते हैं, ये नहीं देखना होता कि इंग्लिश में लिखा है या हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। हाँ, कुछ मेजर क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनकी हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आते तो इंग्लिश देखने पड़ते हैं। लेकिन अब भी ये कंपटीशन के अंदर ये प्रॉब्लम भी ना के बराबर में सॉल्व हो चुकी है। उसका रीज़न ये है, उसको सॉल्व करने का कारण यही होता है क्योंकि बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के होते हैं। ठीक है, ये बात की बातें हैं। तो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1 हो गया, यानी चैप्टर नंबर 1। देखो, चैप्टर का नाम है हमारे पास में हमारे आसपास के पदार्थ। अब इंग्लिश में बोलूँ तो मैटर इन योर सराउंडिंग्स। मैंने मीटर बोल दिया गलती से, तो मैटर इन योर सराउंडिंग्स आ गया। अब मैटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैटर के बारे में समझना है। मैटर का मतलब ये वाला मैटर नहीं है, लड़ाई घुसते वाला है, उस टाइप का नहीं है। ये मैटर का मतलब हो गया, यहाँ पे मैटर का मीनिंग होता है पदार्थ। अब यह मैटर का मतलब, पदार्थ का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूँ इस पृथ्वी की, इस पृथ्वी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक चीज़ अपने एक पदार्थ से बनी है। और वहीं पे मैं बोलूँ कि पदार्थ किस चीज़ से बना है, तो प्रत्येक कण से एक पदार्थ बना है। अब कण का भी एक प्रारूप होता है, कण भी कई भागों में कटा होता है या फिर टूटा हुआ होता है, लेकिन मैं उतना डिटेल में अभी नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो परमाणु अणु की स्थिति की आ जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो सारी चीज़ें पदार्थ से बनी हुई है। अब इस चीज़ को अपन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आती जाएगी। तो अपन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो क्या बोल रहा है, हमारे यानी अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ है वो सबकी सब जितनी भी चीज़ें, उनमें आकृति, उसका आकार, उसकी बनावट, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब वैज्ञानिकों ने क्या करा, उन सब चीज़ों का एक प्रसरण निकाला और उन्होंने नाम दे दिया कि ये एक पदार्थ है। अब पदार्थ होने का मतलब हो गया कि इस पृथ्वी के ऊपर वो अपना कोई एक अंश रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे व पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का भी एक कण, ये सभी के सभी पदार्थ है। ऑब्वियसली बात है, पदार्थ के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं इन सबके नाम लिए गए हैं, तो वो सारे के सारे पदार्थ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है उसके बाद में, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया द्रव्यमान। सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। जैसे ही आपके पास में है ना अगर ये वर्ड आ जाए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से रिलेटेड है ना एक वर्ड और आएगा जिसका नाम आएगा अपने पास में वजन। अब इन दो चीज़ों को समझना है, वजन और द्रव्यमान में क्या अंतर है। अगर द्रव्यमान की सीधी सीधी परिभाषा पूछी जाए तो आपको ये बोलनी है कि द्रव्यमान एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसी इकाई है जो केवल अपना स्थान घेरता है। जैसे अपनी ये किताब है, इसने अपने स्थान घेरा है, तो स्थान घेरने के बाद में इसकी द्रव्यमान की परिभाषा हो जाएगी। अपने पास में ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इस पेंसिल ने अपना एक स्थान घेर लिया है, तो स्थान घेरा है तो ये इसका द्रव्यमान को घेरा है। इसने स्थान को घेरने का मतलब द्रव्यमान घेर लिया, यानी अपने होने का अस्तित्व साबित किया इसने कि मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, अब मैं द्रव्यमान को है ना वजन से कैसे टॉलरेट करूँ, वजन से कैसे समझूँ। अगर मैं इस पेंसिल को तोलूँ
तो तोलने के बाद में इसका जो वजन निकलेगा ना, वो वजन जो होगा ना अपने पास में, इसके द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो वेट निकाला जाएगा तो वेट आपका किलोग्राम में निकलेगा। अब किलोग्राम में जैसे वेट निकलेगा तो किलोग्राम के अंदर आपका जो वेट होता है ना, वो वेट हमेशा कभी भी ध्यान रखना आपके वजन का, यानी वेट को कभी भी किलोग्राम में तोला नहीं जाता, हमेशा उसको न्यूटन में तोला जाता है। न्यूटन का मतलब हो गया एक तरह का बल, क्योंकि ये पेंसिल जो हो रहा है ना, ये एक बल लगा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या कर रही है, इसके ऊपर पेंसिल के ऊपर एक बल लगा रही है, तो बल लगने की वजह से पेंसिल नीचे की तरफ गिर रही है, ना कि ये ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही मैं अगर आपको बात बोलूं, द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा हूं, तो द्रव्यमान का मतलब हो गया किलोग्राम, तो इसका मतलब ये पेंसिल का अपना खुद का द्रव्यमान है जो स्थान घेर रही है, इसलिए इसको जब तोलते हैं तो इसको किलोग्राम या ग्राम में तोला जाता है। शक्कर को तोलते हैं अपन, नमक को तोलते हैं, तेल को तोलते हैं, इन सबको जब भी तोला जाता है, चलो मैं लिक्विड के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, अभी नॉर्मल सॉलिड चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तो इन सबको जब तोलते हैं तो ग्राम या किलोग्राम में तोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया उनके द्रव्यमान को तोला जा रहा है, ना कि उनके वजन को तोला जा रहा है। वजन को तोलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। वो बात की बातें हैं, वो अपन फिजिक्स वाला जो चैप्टर आएगा ना, उसके अंदर अपन बढ़िया ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे था कि सभी वस्तुओं का एक द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरता है, तो मैंने लिखा बोला था स्थान घेरता है, यानी एक आयतन घेरता है। अब यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना, ये पेंसिल है, इस पेंसिल ने अपना एक स्थान घेरा, स्थान घेरने का मतलब हो गया इसने अपना पूरा एरिया कवर किया, इसका मतलब इसने अपना आयतन घेरा है। ये दो वर्ड को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है, द्रव्यमान, आयतन, और एक और वर्ड है अपना लगे हाथ, वजन को भी समझ लो। वजन को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, और आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इंग्लिश मीडियम वाले ठीक से ध्यान दे ले हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। सीधी सी बात है, पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे, पदार्थों में, इनमें ये कोई भी है ना, पृथ्वी के ऊपर कोई चीज़ क्यों है, किस वजह से है, किस कारण से कोई चीज़ क्यों हो रही है। जैसे न्यूटन के एग्जांपल लेता हूँ, न्यूटन ने कैसे दिमाग लगाया कि है ना, कोई चीज़ पृथ्वी के नीचे, मतलब नीचे की तरफ क्यों गिर रही है, वो ऊपर की तरफ में क्यों नहीं उठ रही है। तो ये सब चीज़ें होती है वो दार्शनिकों यानी वैज्ञानिकों के थ्रू बनाई गई चीज़ें हैं, तो जिन्हें क्या बोला गया है, पंच तत्व कहा गया है। अब देखो, पंच तत्व के अनुसार ये बोला गया है कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 तत्व है अपने। ये आप है ना जनरली तौर पे है ना कोई मूवीज़ वगैरह के अंदर भी देख लेते होंगे कि उसका नाम आ जाता होगा, कोई रामायण वगैरह देखते होंगे, महाभारत वगैरह देखते होंगे, उनके अंदर भी है ना कोई चीज़ें बात आ ही जाती होगी इनके बारे में कि पंच तत्वों के बारे में बात बोलो। तो वो ये होते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तु बनी है, ठीक है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। अब यहाँ पे वर्ड आया है एक सजीव, एक आया है निर्जीव। सजीव का मतलब ये चीज़ होता है कि एक ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होने का मतलब हो गया उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आने का मतलब हो गया कि कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ घट रही है, तो वह सजीव के अंदर आ जाता है। अब उसके अंदर 2 चीज़ आती है, या तो जीव आएगा या फिर जंतु आएगा। जीव जंतु तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ में अपने पास में जैसे प्लांट आ गए, प्लांट का मतलब पौधे हो गए, पौधे वगैरह क्या होता है, वो भी बढ़ते हैं, तो वो भी सजीव के अंदर आते हैं। ऐसे जानवर हो गए, ऐसे मनुष्य हो गए, ये सब चीज़ें सजीव में आ जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ निर्जीव की। निर्जीव का मतलब हो गया कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ का एक पत्थर का टुकड़ा है ना, एक जगह पे आकर गिर गया या फिर पड़ गया, पड़ने के बाद में है ना, अगर वो एक ही जगह गिरा हुआ है, तो वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसको कोई भारी वस्तु या भारी चीज़ उसको नहीं हिलाएगी। हवा हो गया, हवा का प्रेशर हो गया, या कोई अदर चीज़ को उसको हिलाने की कोशिश करती है, यानी बल लगाती है, तो जाके वो चीज़ हिलेगी, लेकिन उसमें बाकी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना वो चीज़ बढ़ेगी ना चीज़ वो घटेगी, तो वो निर्जीव वस्तु के अंदर आ जाती है। अब निर्जीव वस्तु का एग्जाम्पल दुनिया भर के हैं, मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को किसी प्रकार वर्गीकृत किया था। ध्यान रखना, यूनानी दार्शनिक है ना बहुत इंटरेस्टेड थे साइंस पढ़ने में। अब साइंस में 3-4 टॉपिक्स हैं जो आप जानते ही हो, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बाकी बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी आ जाता है, और उसके बाद में बॉटनी आ जाता है, वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यूनानी लोगों की तरफ से था कि साइंस के अंदर वो दिलचस्पी रखते थे कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसके होने का रीज़न क्या है, अगर हो रही है तो आगे चल के उसका क्या मतलब निकलेगा, ये सारी बातें। अब है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म व रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। सीधी सी बात है, 2 तरह से, किस तरह से वर्गीकृत करेंगे, एक जो चीज़ हो रही है तो होने के बाद में उसमें क्या बदलाव हो रहा है, एक जो चीज़ हो गई होने के बाद में है ना, उसमें बदलाव होने के बाद में वो चीज़ वापस उसी रूप में आ गई है। अब मैंने ये जो 2 वर्ड बोले ना, ये जो चीज़ समझाई मैंने आपको, इनका 2 नाम दिया जाएगा। एक नाम दिया जाएगा भौतिक परिवर्तन, एक नाम दिया जाएगा रासायनिक परिवर्तन।
तो और इन दोनों से रिलेटेड ही बातें अपन को पढ़नी है। तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। रासायनिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जिसको मैंने है ना परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद में वो वापस से पहले वाली चीज़ के रूप में कन्वर्ट ना हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ ये पेंसिल है, इस पेंसिल को है ना मैं पूरी तरह से छील दूँ, या फिर इसको छीलने का मतलब हो गया मैं इनडायरेक्टली मैं इसको कहूँ, या एक तरह से एग्जांपल लेते हैं, इसको छीलने का एग्जांपल नहीं लेते अपन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको जला दिया, मैंने आपको कहा इसको जला दें, जलाने के बाद में इसकी बचेगी राख। अब राख बचने के बाद में मैं आपको बोलूँ कि वापस उस राख से है ना आप इसको पेंसिल का रूप दो, क्या आप दे सकते हो? नहीं दे पाओगे, वापस पेंसिल का रूप नहीं दे सकते। राख से कुछ और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आप पेंसिल का रूप नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या किया आपने? रासायनिक परिवर्तन किया। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है जैसे वो पहले शेप में थी ना उससे वो दूसरे शेप में कन्वर्ट होने के बाद में वापस पहले में ना बन पाए, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में लकड़ियों का जलना हो गया है ना, और भी बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल है। याद देखते जाओगे ना आप, बस देखना कि वो चीज़ है ना वापस कन्वर्ट नहीं हो रहा। जैसे कागज़ को, पेपर को जलाओ, पेपर को जलाने के बाद में वो राख बन जाता है, राख से वापस पेपर नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन मैं वहीं बोलूँ भौतिक का एग्जाम्पल दो, तो भौतिक के एग्जाम्पल के अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पानी। आप क्या करो, अपने पास में पानी है, उस पानी को आप कर दो गर्म। जैसे ही आपने पानी को गर्म किया तो गर्म करने का मतलब ये हो गया कि वो बॉयल हो गया। बॉयल हो गया तो इसका मतलब हो गया कि पहले भौतिक परिवर्तन में ठंडा पानी था, उसको आपने गर्म कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको है ना फ्रीली छोड़ दो। तो जैसे ही फ्री छोड़ोगे तो फ्री छोड़ने के बाद में वो धीरे धीरे अपने टेम्परेचर पे वापस आना शुरू करेगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब पहले जिस टेम्परेचर पे था ना वो उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी की परिस्थिति को चेंज करने के बाद में वापस उसी रूप में ला देना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती को आप जलाओगे, मोमबत्ती की है ना इतनी लंबी है ना एक छोटी सी स्टिक है, उस स्टिक को आप जलाना शुरू करते हो, धीरे धीरे क्या होता है, मोमबत्ती है ना जलना शुरू होती है, फिर पिघलना शुरू होती है। पिघलने के बाद में आपने देखा होगा नीचे की तरफ में मोम है ना पूरी पिघल के यूं है ना ऐसे फैल जाती है, खराब नहीं होती है, बस वो फैल जाती है। फैलने का मतलब हो गया उसने है ना अपने मोम को पिघला लिया है। तो पिघलाने के बाद में अगर मैं आपको बोलूँ कि वापस से उससे मोमबत्ती बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, उसको वापस से स्टिक का शेप देना, उसके बीच में है ना एक रस्सी का एक टुकड़ा डाल देना है, टुकड़े को है ना अपन मोम से है ना मतलब स्लाइड कर लेंगे और उसके बाद में वापस से आप आग लगा सकते हो। तो वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। ये चीज़ मेरे को आपको जो समझानी थी वो चीज़ मैंने आपको समझाई, ठीक है ना, जो भौतिक और रासायनिक से रिलेटेड आती है। नेक्स्ट अगर उसके बाद में बात करूँ, जैसे उसके बाद में है अपने पास में कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब हो गया उसका भौतिक स्वरूप किस तरह का हो सकता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये एक पहली आधारिकता है, मतलब पहली बात ही बोल दी गई है कि पदार्थ जो भी बनता है ना वो एक कणों के मिक्सचर से मिल के बनता है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में अलग अलग विचारधारा देते थे। सीधी सी बात है, शुरुआत के अंदर जब उन्होंने पदार्थ के बारे में ढूंढना शुरू किया तो सब वैज्ञानिक अलग अलग तरह से विचारधारा देते थे। जैसे किसने कहा, एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। अब लकड़ी का टुकड़ा एक अलग चीज़ होती है, पत्थर का टुकड़ा एक अलग चीज़ होती है। पत्थर के टुकड़े को आप तोड़ने की कोशिश करोगे, जैसे उस पर प्रेशर पड़ेगा ना तो एक स्थिति ऐसी आएगी पूरा बिखर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा टूट जाएगा, लेकिन अपने कुछ कणों के रूप में टूटेगा। लेकिन वहीं पे बात करूँ लकड़ी को आप प्रेस करने की कोशिश करोगे ना तो वो ज़बरदस्ती प्रेस होने की कोशिश होगा, अंदर प्रेस होगा उसके अंदर, ऐसा नहीं होगा वो बिखर जाएगा। वो हल्का सा प्रेस होगा, लेकिन एक लिमिट आने के बाद में आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्रेस देने की कोशिश करोगे तो वो अपना है ना जो अपना द्रव्यमान है ना उस द्रव्यमान को है ना वो क्या करेगा, इससे कंडीशन से निकलने के लिए वो क्या करेगा, इधर से बाहर निकलेगा। तो आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ को मैं प्रेस करूँ तो प्रेस करूँगा तो वो बाहर की तरफ में बाहर निकलेगी। तो एक कंडीशन के बाद में है ना वो चीज़ है ना बाहर फट जाती है, टूट जाती है, ठीक है ना। दूसरे विचारधारक ने ये बोला, परंतु अन्य विचारधारक का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बनी होती है। और यही विचारधारा आगे चली, क्या है, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना उस कणों से मिलकर है ना पदार्थों को बनाया जाता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं और सतत ये कण कैसे बने हैं, क्या बने हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब क्रियाकलाप का मतलब होता है कोई एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट करने वाले के लिए अपन नॉर्मली तौर पर अपन को करना क्या है, एक अपन को बीकर लेना है। बीकर का मतलब क्या होता है, एक ग्लास ले लिया, 100 ml का एक ग्लास लेना है। उस 100 ml के ग्लास के अंदर अपन को क्या करना है, आधा यानी फॉर एग्जांपल 50 ml तक का पानी डाल देना है। जैसे आप उसमें पानी डालोगे तो मैं आपको बोलूँगा उसके अंदर कि आप एक शक्कर और उसके बाद में आप या फिर नमक, दोनों में से कोई भी एक चीज़ है ना चम्मच के अंदर लो, और लेने के बाद में आप क्या करो, उसको मिला दो पानी के अंदर। मिलाने के बाद में अपन को ये देखना है कि पानी के स्तर में कोई परिवर्तन हुआ क्या।
मतलब जो पानी है ना जो था 50 ml तक, उस 50 ml के बाद में वो क्या ऊपर उठा क्या, ये अपन को देखना है। या तो ऊपर उठा या फिर नीचे उठा, क्या कंडीशन हुई वो अपन को जानना है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट वही चीज बोल रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक 100 ml का बीकर लें, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें और दिए गए नमक या शक्करा, शक्करा का मतलब शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लें। आप या तो कांच की छड़ ले लो या फिर है ना उसको क्या कहते हैं स्टील का एक चम्मच ले लो। अब यहाँ पे स्टील का चम्मच पता है क्यों इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं देखना चाहते, क्योंकि स्टील का चम्मच एक तरह का रिएक्शन करने की कोशिश कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि एक है ना कांच की छड़ ले लो और कांच की छड़ लेने के बाद में है ना उससे डालो आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बोल रहा है जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक और शक्कर का क्या हुआ, और अगर हुआ तो वह कहाँ गायब हो गई, और क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया क्या। इसका आंसर जानने के लिए अब अपन है ना इसको है ना थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आप ये अपन को 2 मिनट के लिए ऐसा लगे कि यार इतना आसान आसान से नहीं, आप इसके अंदर जब डीपली पढ़ना कोशिश शुरू करोगे ना तब आपको समझ आएगा कि साइंस कितनी डीप है। लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश कर लोगे ना, साइंस उतनी ही ज़्यादा डीप की जगह पे उल्टा हो जाएगा और वो उतनी ही आसान लगने लग जाएगी। तो इसको और ख़त्म कर लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार का स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से ही बने होते हैं और उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शक्कर, अब देखो यहाँ वर्ड इसने चम्मच लिख दिया, इसने चम्मच इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको पता है कि चम्मच में शक्कर और नमक से घोल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, इसलिए चम्मच वर्ड भी बोल दिया इसने, वरना ये चाहता तो ये बोल सकता था कि कांच की छड़। ठीक है, तो नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया। अब चित्र 1.1 आपका पीछे है ना, तो वो आप अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा ये स्टार्टिंग का वीडियो साइंस का समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को है ना आगे से आगे है ना मतलब शेयर करें, थोड़े से है ना आपका सपोर्ट होगा, फॉलो करोगे तो फिर उसके बाद में मुझे लगेगा कि हाँ साइंस के स्ट्रक्चर को जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रही है या आपको समझ में आ रही है, तो फिर मैं इसको है ना बहुत बढ़िया से बढ़िया ढंग से है ना अपनी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं करूँगा ही, अगर आप नहीं भी करो तो कुछ भी है, लेकिन क्योंकि मुझे तो सीरीज़ ख़त्म करनी है, मुझे तो पढ़ाना ही है, तो मैं तो अपनी कंडीशन में जितना 100% दे सकूँगा वो अपना आप दूंगा ही दूंगा। लेकिन आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो आपको पता ही है अगर एक करे तो एक की जगह पे 2 करेंगे तो उससे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो वही वाली बात है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि बस है ना अपनी तरफ से फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाइए और अपने तरफ से है ना जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मेरी तरफ से जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको समझाना होगा वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।